उपदंश, फ्रंग, सिफिलिस। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम इस रोग के बारे में जानेंगे कि ये रोग क्या है और ये सभी नाम एक ही रोग के हैं। तो मित्रों, ये एक तरह का सेक्सुअली डिसीज़ है जिसकी शुरुआत यौनांगों से होती है और यह स्त्री पुरुष किसी को भी हो सकता है। और जिसे भी यह रोग हो जाता है तो उसे किसी भी चिकित्सक या किसी को भी बताने में ये दिक्कत होती है कि आखिर ये किस तरह का रोग है या उसे क्या हुआ है, और काफ़ी शर्म भी महसूस होती है। तो सबसे पहले मित्रों, आप ये समझ लीजिए कि ये रोग क्या है और इसके क्या लक्षण है और इसके क्या उपचार है। ये सब कुछ मैं आपके लिए इस वीडियो में बताऊंगा जिससे कि आपके लिए इस रोग को समझने में काफ़ी आसानी हो जाए। सबसे पहली बात मैं आपको यह बता दूं कि अगर किसी को भी यह रोग होता है तो उसके जूठा खाने से आपको बचना चाहिए। अब दोस्तों, यह एक दूसरे से, स्त्री से पुरुष को और पुरुष से स्त्री को हो सकता है। और इसके अलावा दोस्तों, अगर माता पिता में से किसी भी एक को यह रोग होता है तो यह रोग होने वाली संतान में भी होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना रहती है। मित्रों, इस रोग के होने का जो कारण है वो है स्त्री पुरुष के क्रियाकलाप के समय इस रोग का प्रसार अधिक होता है। इस रोग के कीटाणु की लंबाई 4 से 14 माइक्रोन तक होती है। स्त्री पुरुष के क्रियाकलाप के अलावा यदि किसी व्यक्ति के मुंह के या होठों पर किसी भी तरह का संक्रमण हो, किसी भी तरह का जख्म या घाव हो या छाला हो, तो इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति का कोई भी जूठा खाना या पीना किसी भी दूसरे व्यक्ति के द्वारा अगर कर लिया जाता है, यानी कोई भी व्यक्ति अगर उसका जूठा खा पी लेता है, तो यह रोग उस व्यक्ति को भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, हुक्का, बीड़ी, सिगरेट या चुंबन अगर व्यक्ति अगर किसी को भी करता है तो किसी भी दूसरे व्यक्ति को यह संक्रमण होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना रहती है। अब मित्रों, इस रोग की जो अवस्थाएं हैं उसे भी आपको ध्यान से समझना होगा। इस रोग की लगभग 3 से 4 अवस्थाएं हैं। प्रथम अवस्था में इस रोग में जैसा कि व्यक्ति के यौनांगों में किसी भी तरह की अगर फुंसी अगर हो जाती है तो वह पककर फट जाती है और घाव हो जाता है। इसमें से हो सकता है कि मवाद आना भी प्रारंभ हो जाती है। अब इसकी जो दूसरी अवस्था है, इस अवस्था में रोगी को ज्वर भी होने लगता है, हड्डियों में दर्द महसूस हो सकता है, कमजोरी, सिर के बाल गिरना आदि ये लक्षण भी प्रकट हो सकते हैं। इसके अलावा आंखों में भी कई तरह के दोष उत्पन्न हो सकते हैं और कई तरह की आंखों में पीड़ा भी हो सकती है। मित्रों, इसकी जो तीसरी अवस्था है, इस स्थिति में पूरा शरीर इस रोग की चपेट में आ जाता है। शरीर की प्रत्येक कोशिका उपदंश के दोष से ग्रस्त भी हो जाती है, जिससे शरीर पर कई तरह के चकत्ते महसूस हों और कई तरह की गठाने या अर्बुद या छोटी छोटी रसूलियाँ आदि भी उभर सकती हैं। अब दोस्तों, इस स्थिति में भी यह रोग अधिक संक्रामक महसूस नहीं होता क्योंकि इसका प्रभाव जो है आंतरिक अंगों पर अधिक रहता है। मित्रों, इस रोग की जो तीनों अवस्थाएं हैं, इसके अतिरिक्त चौथी अवस्था भी होती है, लेकिन इस अवस्था में उपदंश का जो विष होता है, जो रोग होता है, इसके कुछ लक्षण अलग ही प्रकट होते हैं। जैसे कई व्यक्ति इसे स्वतंत्र रोग मान लेते हैं। जैसे कि उपदंश के कारण अगर कोई दूसरा रोग भी उत्पन्न हो जाता है तो महसूस ये होता है देखने में कि वह रोग अपने आप में हुआ है, मगर उसका कुछ संबंध उपदंश से भी हो सकता है या उपदंश के कारण भी वह रोग हो सकता है। तो इस चौथी अवस्था में उपदंश के कारण प्रकट होने वाले कुछ रोगों में से पक्षाघात भी हो सकता है, मेरुरज्जा का क्षय भी हो सकता है, मानसिक या स्नायुविक दुर्बलता भी हो सकती है, मिर्गी रोग भी हो सकता है और साथ में कर्कट रोग भी हो सकता है। तो यह उपदंश की चौथी अवस्था का ही एक विकृत रूप होता है। अब इस रोग की क्या पहचान है? इस रोग के मुख्यतः दोस्तों 2 प्रकार होते हैं। प्रथम होता है जननेंद्रिय पर अगर किसी भी तरह की सूजन हो, लाली रहित अगर किसी भी तरह का घाव हो या व्रण हो तो यह उपदंश का व्रण ही समझें। दूसरा है दोस्तों, शरीर के किसी अन्य स्थान पर भी अगर किसी भी तरह का व्रण अगर है जिसमें किसी भी तरह का दर्द नहीं है यानी दर्द रहित है तो वह उपदंश का घाव भी हो सकता है। मित्रों, इस रोग को पहले के समय में असाध्य नहीं तो दुस्साध्य जरूर समझा जाता था और इसी कारण कई व्यक्तियों की स्थिति चिंताजनक भी हो जाती थी, लेकिन अब ऐसी समस्या नहीं है। हर तरह की चिकित्सा में इसके कई तरह की चिकित्सा भी खोजी जा चुकी हैं और यह जल्दी से जल्द ठीक भी हो जाता है। इसके लिए बस आपके लिए कुछ सावधानी बरतनी होगी, कुछ प्राकृतिक नियमों का सावधानी पूर्वक पालन करना होगा, किसी भी तरह का दूषित संभोग या दूषित क्रियाकलापों से आपको बचना होगा। अब मित्रों, अगर आप पहले की किसी भी भूल के कारण इस रोग से ग्रस्त हो चुके हैं, इस रोग से शिकार हो चुके हैं, तो इस वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसे उपचार बता रहा हूँ जिनको आप प्राकृतिक नियमों के साथ अगर अपनाते हैं तो जल्द से जल्द आप स्वस्थ भी हो जाएंगे और आप चाहे तो इन्हें अपना सकते हैं और आप चाहे तो किसी भी उचित चिकित्सक के परामर्श लेकर आप अपनी चिकित्सा करवा सकते हैं। इसमें आपकी जो प्रथम आयुर्वेदिक चिकित्सा है, इसमें आपको सत्यानाशी यानी पीले धतूरे का स्वरस आपको 10 ml यानी 2 चाय चम्मच के बराबर दूध के साथ लगातार 40 दिनों तक देना होगा। अब जो अगला उपचार है, इसमें आपको नीम की छाल पानी में डालकर मिट्टी या चीनी के बर्तन से मजबूती से अच्छी तरह से ढक कर उबालें। अब इसका जो 25 ml उबला हुआ
क्वाथ है, इसको आप प्रतिदिन 2 बार सुबह शाम लेते रहें। अब जो अगला उपचार है इसमें आपको काली हरण 1 ग्राम, काली मिर्च 8 ग्राम, नीला थोता यानी तूतिया आपको 2 ग्राम लेना है। सभी को पीसकर आपको 250 मिलीग्राम की प्रत्येक गोली बना लेना है। इसकी एक एक गोली सुबह शाम आप जल के साथ देते रहें। अब इसका जो अगला उपचार है इसमें आपको चाहिए सत्यानाशी की जड़ 6 ग्राम, काली मिर्च के मात्र 3 दाने। इन दोनों को पीसकर पानी में अच्छी तरह घोंटकर लगातार 90 दिनों तक इसका प्रयोग करना है। आशातीत लाभ होगा। और यदि सत्यानाशी की जड़ कच्ची हो तो 10 ग्राम तक ले सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको इस रोग को अच्छी तरह से जानने में मदद मिली होगी, हमारे वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा और हमारी वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार रहा होगा। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके कह सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।